हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है द के एजुकेशन पर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं ना? बीपीएससी को टारगेट करके एक नया सीरीज स्टार्ट किया गया है, अंतिम प्रहार। आज उसका पार्ट 2 है। इसका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जो बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है, खास करके 68 और 69 वाले बीपीएससी में जिस टाइप सा क्वेश्चन आया था उस टाइप सा। और अगर आप लोग ये क्लास को कंटिन्यू रखेंगे ना तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आप लोगों को लगेगा कि बिल्कुल मैं मैम का ही क्लास देख रहा हूँ। तो ज़रूर इस क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। और PYQ भी कंटिन्यू रखिएगा, कम से कम PYQ को देख लीजिएगा और टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा, ठीक है। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाई का विद्रोह, ये चर्चा में बहुत है। क्यों चर्चा में है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि उड़ीसा वाले लोगों का, ठीक है, ये विद्रोह पहले कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। उड़ीसा वाले लोगों का डिमांड था कि पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दर्जा दी जाए, ठीक है। NCERT में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दर्जा दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने बोला कि इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तो नहीं, लेकिन इसे मुख्य विद्रोह का दर्जा जरूर मिलेगा। 8वीं NCERT में इसका ऐसा कहकर छापा जाएगा। लेकिन जब NCERT का पहला पाठ प्रकाशन हुआ 8 क्लास का, तो उसमें नहीं था, तो फिर से ये चर्चा में आ गया। तो कहा गया है कि जब 8वीं क्लास का NCERT पार्ट 2 आएगा तो उसमें इस विद्रोह को जगह जरूर मिलेगा। तो इसीलिए ये चर्चा में है और पूछने का प्रबल संभावना है, ठीक है। ये कब विद्रोह हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था 1817 में। कब हुआ था? 1817 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो ये हुआ था बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें थोड़ा सा एरर है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था कि एक, ठीक है, यहाँ एक होगा, एक राजनीतिज्ञ के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे। एक राजनीतिज्ञ के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे। किसने कहा था? तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस। और अगर सुभाष चंद्र बोस के साथ विट्ठल भाई पटेल भी ऑप्शन में रहे तो दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर ये बात कहा था कि महात्मा गांधी एक राजनीतिज्ञ के रूप में असफल रहे, ठीक है। अगर ऑप्शन में चारों रहे ABCD करके तो केवल सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, लेकिन अगर बोथ वाला ऑप्शन है तो बोथ हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और यहीं लगे हाथ आप लोग लिख लीजिए कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को, जब इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था इरविन समझौता? तो इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। इसी समय सरोजिनी नायडू के द्वारा महात्मा गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा गया था। क्या कहा गया था? दो महात्माओं की मिलन कहा गया था। किसके द्वारा? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सब्बा कामी। कौन थे? सब्बा कामी या साबक मीर, इन्हीं का नाम कभी कभी साबक मीर भी दिया जाता है, ठीक है, कभी कभी सब्बा कामी भी दिया जाता है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। कुल कितने बौद्ध संगीति हुए थे? तो कुल बौद्ध संगीति हुए थे 4। कितने हुए थे? 4 हुए थे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो प्रथम हुआ था राजगीर में। कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर, या इसी को राजगृह के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। पहले इसे राजगृह के नाम से जाना जाता था, ठीक है। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में, ठीक है। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। 4 बौद्ध संगीति हुआ था। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पहला बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो पहला बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया गया था महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप के द्वारा। कब हुआ था पहला बौद्ध संगीति? तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था 483 BC में, यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और अध्यक्ष कौन था? तो सब्बा कामी। कहाँ हुआ था? वैशाली में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसके शासक में, उस समय शासक कौन थे, किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप
की अध्यक्षता में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। उस समय शासक थे अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? सब्बा कामी थे। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सब्बा कामी की अध्यक्षता में। ठीक है, और कहाँ? वैशाली में। उस समय शासक कौन थे? तो उस समय शासक थे काला शौक। कौन थे? काला शौक उस समय शासक थे। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्तीस थे। कौन थे? मोगलीपुत्तीस तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और उस समय शासक कौन थे? तो उस समय शासक सम्राट अशोक थे। कौन थे? सम्राट अशोक। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कब हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, तीसरी बौद्ध 250 ईसा पूर्व में, और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। ठीक है, और उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। और अध्यक्षता किसने किया था चौथी बौद्ध संगीति का? तो अध्यक्षता किया गया था वसुमित्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? वसुमित्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, वसुमित्र के द्वारा। और इस समय उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये एकमात्र चौथा बौद्ध संगीति एकमात्र बौद्ध संगीति है जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी थे। तो अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कौन थे? उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, क्या क्या विशेषता रही है जरा ये भी जान लीजिए। दूसरी बौद्ध संगीति की विशेषता क्या रही है? दूसरी बौद्ध संगीति में, पहली बौद्ध संगीति में 2 ग्रंथ की रचना की गई थी। कौन कौन से? सूत पिटक और विनय पिटक। कौन से ग्रंथ का रचना किया गया था? सूत पिटक और विनय पिटक नाम के 2 ग्रंथ की रचना हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक है, सूत पिटक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सूत पिटक नामक ग्रंथ की रचना आनंद ने की थी। किसने की थी? आनंद ने। जबकि विनय पिटक नामक ग्रंथ की रचना उपाली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उपाली के द्वारा। और ये लोग कौन थे? तो ये लोग महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। ठीक है, कौन थे? महात्मा बुद्ध के अनुयायी या भिक्षु थे। ठीक है, इन्हीं लोगों के द्वारा सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। दूसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है आंशिक रूप से 2 भागों में बट गया था। आंशिक रूप से। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। कौन से 2 भागों में बट गया था? तो अस्थावीर एवं महासंधि। कौन सा? अस्थावीर एवं महासंधि नामक 2 भागों में दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो चुका था, लेकिन आंशिक रूप से। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति में क्या होता? तीसरी बौद्ध संगीति में एक ग्रंथ की रचना हुई थी, अभिधम्म पिटक। कौन से ग्रंथ की? अभिधम्म पिटक। किसने की थी इसका संकलन? तो मोगलीपुत्तीस के द्वारा किया गया था। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति की विशेषता क्या है? तो चौथी बौद्ध संगीति की विशेषता है कि बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष रूप से विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया। कौन सा? महायान और हीनयान। किस भागों में बट गया? महायान और हीनयान नामक 2 भागों में बट गया बौद्ध धर्म। कब? चौथी बौद्ध संगीति में। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति की 2 विशेषता। एक तो ये विशेषता कि एकमात्र बौद्ध संगीति है जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ठीक है, और दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट विभाजन हो गया था, यानी सीधी तरीके से 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। जबकि आंशिक रूप से तो दूसरी बौद्ध संगीति में ही बट गया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से चौथी बौद्ध संगीति में विभाजन हो गया था। किस किस भाग में? तो महायान और हीनयान। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, मखली गोसाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मखली गोसाल पहले महावीर स्वामी के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन किसी कारणवश मतभेद हो गया दोनों के बीच, तो ये एक अलग संप्रदाय आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर लिए। ठीक है, आजीवक संप्रदाय को मानने वाला एक शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के बहुत ही प्रसिद्ध शासक तो बिंदुसार। बिंदुसार किस संप्रदाय को मानते थे? तो बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे, बिंदुसार के द्वारा आजीवक संप्रदाय को माना जाता था। किस संप्रदाय को वो मानते थे? आजीवक संप्रदाय को। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के लिए सम्राट अशोक के द्वारा 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था। कितने? 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बराबर के गुफा में। कहाँ किया गया था? बराबर के पहाड़ी में। बराबर के पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था। ये गुफा पूछा जाता है कौन कौन सा गुफा था? सुदामा गुफा। कौन सा? सुदामा गुफा। लोमस ऋषि गुफा,
कर्ण चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। तो कौन कौन से 4 गुफा थे? सुदामा, लोमस ऋषि, कर्ण चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। और ये चारों गुफाओं का निर्माण बराबर की पहाड़ी पे की गई थी। और किसे दे दिया गया था? तो आजीवक संप्रदाय को दे दिया गया था। ठीक है। अशोक के पोता दशरथ के द्वारा भी नागा अर्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण किया गया था। ये भी गुफाओं का निर्माण करके आजीवक संप्रदाय को ही दे दिए थे। इनके द्वारा कौन से गुफा का निर्माण किया गया था? तो गोपिका गुफा, वदिक गुफा और वडतीत गुफा। कौन कौन से थे? एक तो थे वदियक गुफा और वडथीक गुफा और गोपिका गुफा। ये 3 गुफाओं का निर्माण दशरथ के द्वारा किया गया था नागार्जुन पहाड़ी पर। और किसे दे दिया गया था? तो ये दे दिया गया था आजीवक संप्रदाय को। शायद आप लोग को नाम समझने में दिक्कत हो रहा हो। दशरथ के द्वारा जो गुफाओं का निर्माण किया गया था, इनका नाम ही थोड़ा सा अजीब है गुफा का। मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। गोपिका गुफा, पहला गुफा कौन था? गोपिका गुफा। दूसरा गुफा कौन सा था? दूसरा था वदियक गुफा। ठीक है, वदियक। तीसरा कौन सा गुफा था? तीसरा था वडथीक गुफा, वडथीक गुफा। ठीक है। ये 3 गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दशरथ के द्वारा किया गया था, जो सम्राट अशोक के पौत्र थे। इन्हीं के द्वारा नागार्जुन पहाड़ी पर किया गया था और आजीवक संप्रदाय को दे दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋषभदेव कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे। अरस्तु कौन थे? अरस्तु प्लेटो के गुरु थे। मैं शायद क्रम गलत बता दी। सुकरात के शिष्य कौन थे? तो सुकरात के शिष्य प्लेटो थे। प्लेटो के शिष्य कौन थे? तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। अरस्तु के शिष्य कौन था? तो अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस मध्यकालीन शासक को धनवान ए राजकुमार के नाम से जाना जाता था? तो किस मध्यकालीन शासक को धनवान ए राजकुमार के नाम से जाना था? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये बहुत कुछ के लिए प्रसिद्ध है, जिसे MBT कहा जाता है। ठीक है। ये अपने राजधानी चेंज करने के लिए भी जाना जाता है। इसने दिल्ली से राजधानी हस्तांतरित करके दौलताबाद कर दिया था। कहाँ कर दिया था? दौलताबाद, जिसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसने दिल्ली से अपनी राजधानी हस्तांतरित करके दक्षिण भारत के देवगिरी या दौलताबाद में कर दिया था। ये भी योजना इसका असफल रहा। इसने और क्या किया था? तो इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था। ठीक है। ये भी योजना इसका असफल रहा। इसके बाद इसने क्या किया था? इसके द्वारा कराची अभियान किया गया था, वो भी असफल रहा था। और इसने क्या किया था? इसने एक विभाग की स्थापना की थी जो बहुत ही प्रसिद्ध था। कौन सा? दीवान ए अमीर कोही। कौन सा? दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा जाएगा कि दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और ये विभाग किससे संबंधित थी? तो ये विभाग कृषि विभाग था। किस चीज़ का विभाग था? कृषि विभाग। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लो एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लो एवं रक्त की नीति बलबन के द्वारा। किसने? बलबन के द्वारा। ठीक है। एक इतिहासकार के द्वारा दौलताबाद को गुमराह का शक्ति स्मारक कहा गया। किसके द्वारा कहा गया दौलताबाद का गुमराह का शक्ति स्मारक? तो दौलताबाद को गुमराह का शक्ति स्मारक कहा गया है लेनपुल के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? लेनपुल के द्वारा। ठीक है। अगर बात की जाए बलबन की, तो बलबन के द्वारा और कौन सा कार्य किया गया था? बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या किया था? राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। इसके द्वारा पैबोस प्रथा प्रारंभ किया गया था। कौन सा? पैबोस प्रथा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश की अगर बात की जाए तो इल्तुतमिश के बारे में भी जान लीजिए। इल्तुतमिश ने क्या किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा चहलगामी या तुर्कान ए चहलगानी का स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। ये क्या था? ये चालीसा का गठन, 40 दलों का गठन था। इसमें 40 लोग रहते थे। ठीक है। इसे चालीसा भी कहा जाता था। ठीक है। इल्तुतमिश के समय और क्या हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह? पृथु का। इल्तुतमिश के समय ही मंगोल आक्रमण हुआ था जिसका नेतृत्व चंगेज खान ने किया था। ठीक है। और इसके शासनकाल में क्या हुआ था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को
इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाया था जो बहुत प्रसिद्ध था। कौन सा? एक तो चांदी का टंका और दूसरा तांबे का जीतल। किसके द्वारा चलाया गया था चांदी का टंका और तांबे का जीतल? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और अतारकीनी किसने स्थापना की थी? अतारकीनी का। तो अतारकीनी का स्थापना किया गया था। अतारकीनी विशाल दरवाज़ा था। अतारकीनी क्या था? विशाल दरवाज़ा। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन के द्वारा जो दरवाज़ा का स्थापना किया गया था, एक मिनट, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसी के मतलब इल्तुतमिश के द्वारा अतारकीनी का दरवाज़ा था, उसी का रूपरेखा या बोला जाए उसी को देखकर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में, ये करेंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है, हाल ही में देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। किस राज्य में किया गया है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2025 में बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो भविष्य विभाग, ठीक है, बजट में भविष्य विभाग नामक एक विभाग का स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो हरियाणा है। इस नाम का एक विभाग बनाया है। किसने बनाया है? हरियाणा। देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। ठीक है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन, यहाँ रन होगा, रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो वो बन गया है जो रूट। कौन बन गया है? जो रूट। अब पहले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो सचिन तेंदुलकर पहले नंबर के। ठीक है, और दूसरे बन गए हैं जो रूट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये भी करंट से रिलेटेड है। हाल ही में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक किसने किया है? तो ये झारखंड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? झारखंड के द्वारा। सहायक संधि को, संबंधी नहीं होगा यहाँ, सहायक संधि को, सहायक संधि या की नहीं होगा, को होगा। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य या प्रथम क्षेत्र कौन सा था? प्रथम देसी रियासत बोलिए या फिर प्रथम राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद। आइए इसे क्रम देख लेते हैं क्योंकि बहुत पूछता है ये एग्जाम में। पहले तो आप ये देख लीजिए कि सहायक संधि चलाया किसके द्वारा गया था? तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये वेलेजली के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि चलाया गया था। और प्रथम कौन सा क्षेत्र था या प्रथम कौन सा राज्य था जिसने इसे एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था? तो वो हैदराबाद था। कौन सा था? हैदराबाद। कब किया था? 1798 में। कब किया था? 1798 में। दूसरा कौन सा क्षेत्र था? मैसूर था। इसने कब किया था स्वीकार? तो 1799 में किया था। कब किया था? 1799 में। तीसरा कौन सा क्षेत्र था? तो तंजौर था। ये कब किया था? 1799 में। ठीक है, चौथा कौन सा था? अवध था। कब ये स्वीकार किया था सहायक संधि को? तो 1801 में। कब स्वीकार किया था? 1801 में। पांचवा कौन सा था? तो पेशवा था। इसने कब स्वीकार किया था सहायक संधि को? 1802 में। कब किया था? 1802 में। ठीक है, छठा कौन था? भोंसले था। ये कब स्वीकार किया था सहायक संधि को? 1803 में। और इसके बाद कौन था? सिंधिया था। सिंधिया कब एक्सेप्ट किया था सहायक संधि को? 1804 में किया था। ठीक है, और सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। तो इतना ही पूछता है कि सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। पहला स्वीकार करने वाला क्षेत्र या राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कब पारित किया गया था? तो इसे पारित किया गया था 1856 में। ठीक है, हालांकि प्रस्ताव लाया गया था डलहौजी के शासनकाल में ही, लेकिन इसे पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके सहायता से? तो किसके सहयोग से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से, विद्यासागर के सहयोग से लाया गया था विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, जैसे कि सती प्रथा पर प्रतिषेध लगाया गया था, यानी कि प्रतिबंध लगाया गया था सती प्रथा पर, या सती प्रथा प्रतिषेध अधिनियम लाया गया था, तो किसके सहयोग से लाया गया था ऐसा पूछा जाता है? तो राजा राम मोहन के सहयोग से। उसी प्रकार से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का यहाँ, ठीक है, किस राज्य का होगा? ठीक है, किस राज्य का बीमा नहीं होगा यहाँ, सीमा होगा। क्या होगा? सीमा।
किस राज्य का सीमा म्यांमार से नहीं लगता है? तो किसका किसका सीमा लगता है? नागालैंड का लगता है, बिल्कुल लगता है। अरुणाचल प्रदेश का लगता है, मिजोरम का लगता है, और किसका लगता है? तो मणिपुर का लगता है। किसका लगता है? मणिपुर का लगता है। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का सीमा किससे लगता है? तो वो लगता है म्यांमार से। ठीक है, आइए थोड़ा देख लेते हैं 2-3 राज्य के बाद 2-3 देश के बारे में, और किसका किसका सीमा किस किस से लगता है, क्योंकि बहुत पूछता है ये भी एग्जाम में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश से कुल कितने भारतीय राज्यों का सीमा लगता है, तो कुल 5 भारतीय राज्यों का। कौन कौन सा? तो बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से किसका किसका सीमा लगता है? तो बांग्लादेश से सीमा लगता है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल का। किसका सीमा लगता है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का सीमा बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत सबसे लंबा सीमा किसके साथ साझा करता है? तो सबसे लंबा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096.7 किलोमीटर का। कितना? 4096.7 किलोमीटर का सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और कितने राज्यों से सीमा लगाता है? तो ये 5 भारतीय राज्यों से सीमा लगाता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। चीन के साथ कुल कितने भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सीमा लगता है? तो आइए इसे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का सीमा चीन से लगता है। ठीक है, पाकिस्तान से किसका किसका सीमा लगता है? तो पाकिस्तान से सीमा लगता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। किसका? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर का सीमा पाकिस्तान से लगता है। ठीक है, म्यांमार से तो जस्ट मैं बता दी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान से किसका सीमा लगता है? तो भूटान से सीमा लगता है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश का। उसी प्रकार से अफगानिस्तान से किसका सीमा लगता है? तो अफगानिस्तान से सीमा लगता है जम्मू कश्मीर का लगता है। किसका लगता है? बस जम्मू कश्मीर का लगता है अफगानिस्तान से सीमा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे छोटा सीमा भारत किसके साथ साझा करता है? किस देश के साथ साझा करता है? सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। कितना? 106 किलोमीटर मात्र। और जबकि सबसे ज़्यादा सीमा, सबसे लंबा सीमा किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096.7 किलोमीटर का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो ये भी कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि शिव समुद्रम किस पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात, तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। किस पर है? कावेरी नदी पर। ठीक है, गोदावरी नदी पर कौन सा स्थित है? तो गोदावरी नदी पर आपसे पूछा जाएगा पोचमपात किस पर स्थित है? पोचमपात गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना किस पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर। किस पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। नर्मदा नदी की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी पर। यन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यन्ना जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और बांध को लिखना चाह रहे हैं आप लोग तो लिख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा चुलिया जलप्रपात किस पर स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। किस पर? चंबल नदी पर। पुनासा जलप्रपात किस पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। ठीक है, धुआंधार तो मैं जस्ट बताई कि नर्मदा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? गोकक नदी पर। ठीक है, पायकारा जलप्रपात किस नदी पर? कहाँ किस क्षेत्र में है? क्षेत्र पूछा जाता है तो नीलगिरी वाला क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में? नीलगिरी वाला क्षेत्र में। ठीक है, नीलगिरी वाला क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात है। जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से, किसकी होगा यहाँ पर? ठीक है, किसकी कमी से इटाई नामक रोग हो जाता है? तो कैडमियम की कमी से। किसकी कमी से? कैडमियम की कमी से। नाइट्रेट की कमी से कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाता है? नाइट्रेट की कमी से। विल्सन नामक रोग किसके कमी से होता है? तांबा की कमी से। किसकी कमी से? तांबा की कमी से। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा मिनीमाटा रोग किसके कमी से होता है? तो मिनीमाटा रोग पारा की कमी से होता है। किसके कमी से? पारा की कमी से मिनीमाटा रोग होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादरी की हवेली बिहार के किस जिले में स्थित है? ये पटना में स्थित है। किस जिले में स्थित है? पटना में स्थित है पादरी की हवेली। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये राम स्वरूपा देवी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? राम स्वरूपा देवी को बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
प्रभावती कौन थी? तो ये जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी। पंजाब पर विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर को। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पंजाब को अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। लेकिन इस पर विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। ठीक है। ठगी प्रथा को अंत किसने किया था? तो स्लीमैन ने किया था। किसने किया था? कैप्टन स्लीमैन के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। कैप्टन स्लीमैन के द्वारा किया गया था। और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में किया गया था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसने कार्बन कर लगाया था? तो कौन सा देश था जिसने कार्बन कर लगाया था? तो वो फिनलैंड था। कब लगाया था? तो ये 1990 में ही लगा दिया था कार्बन कर। भारत कब लगाया था? भारत 2010 में लगाया था कार्बन कर। मतलब जो ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जित करेगा वो टैक्स देगा। ठीक है, वही होता है कार्बन कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कौन सी नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गंगा को। ठीक है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। किसे कहा जाता है? कोसी को। और अगर बात की जाए दामोदर को, तो दामोदर को किस राज्य का शोक कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? 3 हड्डियों के नाम क्या है? तो वो है हैमर, एनविल और स्टारअप। हैमर, एनविल, स्टारअप। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को मेलियस, इनकस और स्टेपीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलियस, इनकस और स्टेपीज भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, तो यही कान का हड्डी जो स्टेपीज या फिर स्टारअप कहा जाता है, वही कान का सबसे छोटा हड्डी, शरीर का सबसे छोटा हड्डी है। ठीक है। और सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है शरीर का? तो फीमर है। कौन सा? थाई में, जांग में जो हड्डी पाया जाता है उसी को शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कहा जाता है। सबसे बड़ा हड्डी कहाँ पाया जाता है? फीमर का हड्डी सबसे बड़ा हड्डी होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? हैलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोफाइट कहा जाता है। ठीक है। जीरोफाइट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हैलोफाइट को। ठीक है। किसे कहा जाता है? हैलोफाइट को कहा जाता है। ठीक है। यहाँ अगर लिथोफाइट लिखा रहता तो लिथोफाइट चट्टानी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? लिथोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोफाइट। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन प्राप्त होती है कहाँ से? तो ये डहेलिया के जड़ से होती है प्राप्त। कहाँ से होती है? डहेलिया के जड़ से इंसुलिन प्राप्त होती है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है इंसुलिन। ठीक है। और हार्मोन क्या होता है? हार्मोन प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रकृति में ये प्रोटीन होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि के किस सेल से? तो बीटा सेल से। किस सेल से? बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है। इंसुलिन की कमी से मानव को कौन सी बीमारी हो जाती है? तो डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है, जिसे मधुमेह या शुगर कहा जाता है। ठीक है। इंसुलिन की कमी से हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? जस्ट मैं 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में बताई थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। ठीक है। बलबन के द्वारा कौन से विभाग की स्थापना की गई थी? तो बलबन के दीवान अर्ज। किस विभाग की स्थापना की गई थी? दीवान अर्ज नामक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा। ये क्या था? ये सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा कौन सा विभाग का स्थापना किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा हस्त ए कल्ब, कौन सा विभाग की स्थापना? हस्त ए कल्ब विभाग की स्थापना किसने की थी? तो हस्त ए कल्ब विभाग की स्थापना की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ये क्या था? केंद्रीय सेना था। क्या था? केंद्रीय सेना। अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सा विभाग का स्थापना किया गया था? तो दीवान मुस्त खराज। कौन सा? दीवान मुस्त खराज। और ये क्या था? अतिरिक्त मात्रा में वसूले गए कर का हिसाब रखना इस विभाग का कार्य था, दीवान मुस्त खराज। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दीवान वकूफ़
दीवाने वकूफ़ नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ़ की स्थापना की थी। ये क्या था? तो ये एक व्यय विभाग था। क्या था? व्यय विभाग था। ठीक है। वकील सुल्तान विभाग की स्थापना किसने की थी? तो नसरुद्दीन महमूद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नसरुद्दीन महमूद के द्वारा। शासन व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था की देखभाल करना था इस विभाग का कार्य। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया विभाग का बहुत पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा दीवान इश्तिहाक विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। दीवान इश्तिहाक क्या था? ये एक पेंशन विभाग था। दीवान खैरात की स्थापना किसने की थी? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्या था? दान विभाग था। ठीक है। दीवान बंदगाह नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्या था? दास विभाग था। क्या था? दास विभाग था। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगेगा और आई होप आप लोग पहला क्लास को ज़रूर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो वो वाला क्लास ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।